किसी भी कंपनी में किसी भी फाउंडर के लिए वो कौन सी गलतियां हैं जिससे उसे बचना चाहिए। इक्विटी किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस में वापस चली जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। लोग जब कंपनी शुरू करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में ही स्टार्ट कर देते हैं, जबकि अगर हमको एक लॉन्ग टर्म में या ब्रॉडर विजन के साथ सोचना है तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से स्टार्ट करें। आपको कंपनी तब तक नहीं बनानी चाहिए तब तक जब तक आपने इस आइडिया को थोड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट कर लिया है अपने मन में। वेस्टिंग होता है या मंथली कि हर महीने कुछ जो प्रोराटा बेसिस पे आपको हम शेयर्स देते चलेंगे, कि आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपके लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की, मगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है, वो साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका उसके साथ एक एग्रीमेंट हो। कंपनीज एक्ट का प्रिंसिपल है जो हमको समझना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। जैसे अमेरिका में है सेफ नोट्स, लेकिन भारत में इन्वेस्टमेंट डिबेंचर मालिकाना हक नहीं है, वो डेट है। इंडिया में खासकर अर्ली स्टेज पे एक टेंडेंसी होती है फॉर इनफॉर्मेलिटी, कि पहले हम बिजनेस शुरू करते हैं फिर कागज हम देख लेंगे। क्या आपकी कंपनी सचमुच में आपकी अपनी है? ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भारत में ऐसे कई फाउंडर हैं जो छोटी सी गलती कर देते हैं और अपनी ही कंपनी पे अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत तरह की हो सकती हैं। 50-50 इक्विटी, बिना लिखित समझौते के कंपनी शुरू कर देना, या निवेशकों की टर्म शीट को बिना देखे बिना सोचे समझे साइन कर देना, और ये फैसले आगे चल के आपके लिए करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सवालों पर और इनसे जुड़े सॉल्यूशंस पे बात करेंगे मोक्ष भट्ट जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टेक्स की। किसी भी कंपनी में किसी भी फाउंडर के लिए वो कौन सी गलतियां हैं जिससे उसे बचना चाहिए, और एक तरह से कह लीजिए कि हम एक मिस्टेक्स की चेकलिस्ट पे आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है तो आमतौर पे ये होता है कि जो भी उस कंपनी के दूसरे पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि सब बराबर बराबर मेहनत करेंगे, इसलिए या तो 50-50 रख लेते हैं या 33 शेयर्स रख लेते हैं। तो ये क्या बराबरी वाला जो फैसला होता है ये आगे चल के सबसे ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट करता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक से ज़्यादा तरीके में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है जी। एक तो है कि आप क्या इकोनॉमिक अग्रीमेंट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये डिसीजन आप एक्चुअली तब ले रहे होते हैं जब कंपनी की कोई वैल्यू नहीं होती, एक सिर्फ आइडिया होता है, सिर्फ दो एक साथी साथ में होते हैं जो आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं। अक्सर इसमें कोई बहुत अच्छा कारण नहीं होता है कि 50-50 क्यों हो, 60-40 क्यों हो। इसके लिए भी कोई बस बहुत ये है कि 2 इंडिविजुअल हैं या 3 इंडिविजुअल हैं तो तय कर लिया। तो तय कर हाँ, लिया। कि वो अब उसमें सवाल या चैलेंज कई बार ये आता है कि आज की डेट में तो हम चलो किस बेसिस पे ये तय करें कि मुझे 60 मिलेगा, आपको 40 मिलेगा। अगर मानिए सीनियरिटी हो या कोई एक पैसा लगा रहा हो एक ना लगा रहा हो तो वो फिर भी रीजनिंग होती है, बट कई बार ये रीजनिंग इस ऐसी सिचुएशंस में होती है कि बहुत क्लियर आंसर नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ कि क्लियर आंसर नहीं होता, बट क्लियर आंसर ना होने का ये मतलब नहीं हो सकता है कि थिंकिंग ना हो। तो कुछ थिंकिंग करना ज़रूरी है, कुछ रीजनिंग होना ज़रूरी है कि किसका कितना हिस्सा होगा। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो सकती है। ये एक तो है कि चलो 50-50 हो, 60-40 हो, ठीक है, आपने जो भी डिसाइड कर लिया। इसके साथ ही साथ आपको 2-3 और समझौते करने ज़रूरी हैं। मानिए आज की डेट में आप और मैं दोनों जोखिम ले रहे हैं, हमने अपनी जॉब्स छोड़ दी, हम ये साथ में मिलके कुछ करने निकले हैं। ऐसा हो सकता है कि कल आपका मन बदल जाए और आप बोलें कि ये काम तो मेरे लिए नहीं है, मैं जॉब में ही ठीक था। तो मानिए कि आपका जो साथी है, जो को-फाउंडर है, वो बोलता है मुझे छोड़ देना है। छोड़ तो वो देगा, मगर उसके पास जो कंपनी की इक्विटी है वो तब भी रहेगी। तो ये एक भूल है, एक मिस्टेक है जो लोगों को जिसका ध्यान रखना होगा कि इक्विटी किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस में वापस चली जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और इनका शुरुआत में ही कुछ लेवल तक थिंकिंग करना ज़रूरी है।
अगर हम बिना किसी थिंकिंग के चले जाएं तो बाद में ये काफ़ी पेनफुल बन सकते हैं। ठीक है। तो एक मेरे अगला सवाल इसी से जो जुड़ा हुआ है कि ठीक है, आपने बताया कि ये हमें इस पर रीथिंक करना चाहिए कि इक्विटी 50-50 रखनी है या नहीं रखनी है। अब ये जो सवाल है, ये कुछ और सवालों की तरफ या कुछ अदर डिसीजंस की तरफ ले जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये तय कैसे करेंगे, किन आधार पे तय करेंगे कि हमें एग्जैक्टली कितना रखना है वो? 2-3 क्राइटेरिया लोग मन में ध्यान में रखते हैं। एक तो होता है कौन कितना पैसा लगा रहा है। वो सबसे सिंपल है कि इस बिजनेस में जो रिटर्न आएगा वो जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ या आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। दूसरा होता है रोल्स के हिसाब से कि देखिए आइडिया मेरा है, मैंने आप लोगों को साथ में जोड़ा है, तो मेरे को ज़्यादा बड़ा भाग मिलना चाहिए, आपको कम मिलना चाहिए। कुछ इसमें मार्केट्स में भी बेंचमार्क हैं कि मानिए कोई आदमी है जिसने कोई आइडिया सोचा है बट उसको अपने साथ कोई टेक्निकल फाउंडर चाहिए कि आइडिया मेरा है, मेरा एक विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए मैंने एक साथी जोड़ा है। तो नॉर्मली एक सीटीओ को इस मार्केट के हिसाब से इतना मिलना चाहिए। तो एक होता है को फाउंडर जो 2 बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने साथ में कोई बिजनेस शुरू किया। दूसरा होता है कि आपने किसी एम्प्लॉई को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक दर्जा दिया, फाउंडर, को फाउंडर, और दूसरा इक्विटी इंसेंटिव दिया। इनको मिक्स ना करना ज़रूरी है कि लोगों को समझ आना चाहिए कि इस बिजनेस में एक्चुअली डायरेक्शन कौन शेप करेगा, मेरा रोल क्या है, मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ कि मैं मेन एक्टर हूँ। क्योंकि ये मानना कि बराबरी की हिस्सेदारी वो कुछ सिचुएशंस में होता है बट हर सिचुएशन में नहीं होता है। तो हमको एक दूसरे के साथ एक बहुत फ्रैंक डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये एक कमर्शियल डिसीजन होता है, ठीक है। इसका कोई मैथ्स नहीं है। ये 2 लोगों के बीच में एक सौदा है। हाँ, तो ठीक है, लेकिन इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। नज़रअंदाज हाँ, ना किया जाए और हल्के में ना लग हल्के जाए। में ना लिया जाए। हमको केयरफुली एक दूसरे से एक अनकंफर्टेबल डिस्कशन करना है। ये अनकंफर्टेबल होता है कि मानिए आप और मैं आज दोस्त हैं, अब हम पैसे की बात करना शुरू करें, मुझे कितनी भागीदारी मिलेगी, तुम्हें मैं कम दूंगा, क्यों दूंगा। मगर अगर ये अनकंफर्टेबल डिस्कशन आप अपफ्रंट अवॉइड करें तो बाद में ये पेनफुल हो सकता है। अनकंफर्टेबल का ये मतलब नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ कोई डिफ़िकल्ट बात करनी है इस तरह से जिसमें हमारे रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ जाए। बस फ्रैंकली आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है अनइमोशनली। अक्सर एक गलती होती है कि लोग जब कंपनी शुरू करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में ही स्टार्ट कर देते हैं, जबकि अगर हमको एक लॉन्ग टर्म में या ब्रॉडर विजन के साथ सोचना है तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से स्टार्ट करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक तो है कि आपने आज की डेट में आपका कोई एक आइडिया है जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे हैं। आपको कंपनी तब तक नहीं बनानी चाहिए तब तक जब तक आपने इस आइडिया को थोड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट कर लिया है अपने मन में और आप वो बिज़नेस करने को तैयार हैं। इसका कारण ये है कि जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं तो उसके अपना एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आपको उसकी कंप्लायंसेस करनी है ये वो। मगर अगर एक बिज़नेस आप शुरू करने को तैयार हैं जिस दिन, उस दिन आपको कोई ना कोई बिज़नेस फॉर्म ले लेना चाहिए। ये अच्छा आइडिया नॉर्मली नहीं होता कि वो आप अपने सो फ़र्क क्या है? अगर आप कंपनी के थ्रू बिज़नेस करते हैं तो जो लायबिलिटीज़ होती है वो कंपनी की होती है, वो आपकी नहीं होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो कंपनी है उसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है कानूनी तौर से, जो आपके एग्जिस्टेंस से अलग है, आइडेंटिटी से अलग है। तो कंपनी आपकी है और आपके मन में आप सोचेंगे कि वो सेम है, वो सेम नहीं है। कानूनी तौर से कंपनी की जो राइट्स लायबिलिटीज़ होती हैं वो अलग हैं, आपकी अलग है। तो मानिए कल अगर कंपनी पैसे ना दे पाए किसी वेंडर को या कस्टमर को, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेशन की तरफ बढ़ती है। तो जब आप कोई एंटरप्रेन्योर या कोई फाउंडर रिस्क ले रहा होता है तो वो रिस्क को मैनेज करने का एक सबसे बेसिक तरीका है कि आप कंपनी के थ्रू बिजनेस करें, खुद ना करें। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा ये था, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, उन्होंने एक कंपनी शुरू की है और उसमें से एक छोड़कर चला जाता है, तो क्या सारे शेयर उसी के पास रहने चाहिए? और एक इसमें टर्म आती है फाउंडर वेस्टिंग, ये क्या चीज़ है? इससे कैसे सॉल्यूशन मिलता है? जी, जैसे अगर आज हमने कोई बिजनेस शुरू किया 4 दोस्त ने, जी 2 साल बाद एक दोस्त ने कहा कि मुझे ये नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जॉब करनी है।
अब उस सिचुएशन में होता क्या है कि उसके शेयर्स तो उसी के पास हैं। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और बेस्ट के सिनारियो तो आप लोगों को शेयर बांट के चला जाएगा, मगर ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है, रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं, वैल्यू होती है कंपनी की, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ शेयर्स दे के चला जाएगा वो ज़्यादातर होता नहीं है। तो सजेस्टेड आइडिया इसमें ये होता है कि जो भी को फाउंडर्स हैं उसके उनके बीच में एक वेस्टिंग फ्रेमवर्क हो। वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि आपके जो शेयर्स हैं वो आपके हैं, मगर अगर आपने कंपनी जल्दी छोड़ दी या अगर आपको निकाला गया क्योंकि आप बैड एक्टर हैं, किसी फॉर्म में आपने कुछ गलत किया, तो आपके शेयर्स आपसे छीने जा सकते हैं या आपसे लेके बाकी लोगों को दिए जा सकते हैं। अच्छा। इसका कारण एक तो है कि मानिए अगर जो जा रहा है उसकी जगह पे आपको किसी और को भी लाना होगा तो उसको भी आपको इक्विटी देनी होगी। दूसरा, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से या आपके भी पर्सपेक्टिव से आपके पास एक हिस्सेदार है, आपका एक को ओनर है जो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो एक पैसिव इक्विटी होल्डर है। तो कई बार वो एक थोड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसको अगर पहले से हम ध्यान दें तो बेटर है। एक स्टेज के बाद आप ये भी मान सकते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं लोग 5 साल या 4 साल का एक वेस्टिंग फ्रेमवर्क लेते हैं कि चलिए 5 साल के बाद आपने छोड़ दिया तो कम से कम आप इतना एफर्ट लगा चुके हैं, हम आज की डेट में ही कि मान रहे आपको हैं कि आपकी आप अब इक्विटी आपकी मिल इक्विटी सकती है। है। ठीक ठीक है। तो उस तरह से कम अर्ली स्टेज पे, क्योंकि तब चांस ज़्यादा होता है कि जो ओरिजिनल टीम है वो कंटिन्यू करे ना करे, तो वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स को रखना एक अच्छा और ठीक आइडिया है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, 4 लोगों में 3 लोगों ने बहुत एफर्ट किया, चौथे ने नहीं किया, और जब एक कंपनी एक लेवल पे खड़ी हो गई और किसी वजह से वो अलग हुआ तो इक्विटीज़ भी ले गया, जो कि हाँ। हाँ, मतलब सबकी दूसरे की मेहनत थी। ऐसा हाँ, अक्सर होता है ऐसा बिजनेस में। आप अक्सर होता देखेंगे है। कि जी। बहुत बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिसमें कोई एक को फाउंडर है, उसका कोई शुरुआत में रोल था बट उसके साथ कोई अग्रीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो लेके बैठा हुआ है। तो दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अर्ली स्टेज पे अगर कोई कंट्रीब्यूटर हो जो एकदम ही जल्दी स्टेज पे चला गया हो, वो भी अगर होल्ड करे तो वो थोड़ा चैलेंज होता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि अक्सर 4 साल की वेस्टिंग और 1 साल का क्लिफ, ये 2 टर्म सुनने को मिलती है। तो ये थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि इसका मतलब क्या है? अगर कोई फाउंडर 11 महीने में चला जाए और दूसरा 13 महीने में चला जाए तो क्या फ़र्क है? जी, तो क्लिफ का मतलब सिर्फ ये होता है कि वेस्टिंग का मतलब है कि हम काउंट कैसे करेंगे कि शेयर आपके हो गए। 4 साल हम काउंट कैसे करेंगे? तो वेस्टिंग होता है या मंथली कि हर महीने कुछ जो प्रो राटा बेसिस पे आपको हम शेयर्स देते चलेंगे, ठीक है? शेयर्स आपके हमेशा हैं, हम बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि रिलीज शेयर्स कितने हैं और अनवेस्टेड या रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कितने हैं, सिर्फ मैथ्स है, ठीक है? शेयर्स शुरुआत में भी आपके थे, एंड में भी आपके हैं, मगर हम सिर्फ ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने आपके हो गए, कितने वापस जा सकते हैं, ठीक है? तो उसको वेस्टिंग शेड्यूल कहते हैं। तो वो वेस्टिंग शेड्यूल कई बार लोग कहते हैं कि हम क्वार्टरली डिसाइड करेंगे तुम्हारे कितने शेयर्स रिलीज हुए। कि मानिए अगर हमने बोला है कि 4 साल में सारे वेस्ट हो जाएंगे तो मैथमेटिकली हर क्वार्टर में कितने होंगे या हर मंथ में कितने होंगे, तो वो एक चार्ट शेड्यूल बन सकता है, या अगर इतना ही लिख दें तो काफ़ी होता है। क्लिफ का मतलब होता है कि आपने पहले 12 महीने तक ऐसी कोई वेस्टिंग नहीं होगी, पहली वेस्टिंग आपकी ईयर 1 के अंत में होगी। तो उससे होता क्या कि मानिए आपने 11वें महीने में छोड़ दिया तो आपको मिलेंगे 0 शेयर्स, मगर अगर आपने 13वें महीने में छोड़ा तो आपको जो 1 साल के वेस्टेड शेयर है वो मिल जाएंगे। अच्छा। अगर हमने क्वार्टरली वेस्टिंग मिली है तो 13वें महीने के भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। बट अगर आपने बोला है कि 18वें महीने में, तो आपको वो अगले 1-2 क्वार्टर के भी शेयर्स मिल जाएंगे। अगर हमने किसी डेवलपर या एजेंसी को पैसे देकर ऐप या वेबसाइट बनवाई है, तो क्या सिर्फ पैसे देने से उसका पूरा मालिकाना हक हमारी कंपनी को मिल जाता है? अगर नहीं, तो आगे क्या रिस्क हो सकता है? ये हाँ, बहुत सेंट्रल रिस्क होता है एक्चुअली। हाँ। शुरुआत में जब भी कोई स्टार्टअप काम करना शुरू करता है तो उसमें एक इनफॉर्मेलिटी होती है कि लोग बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई में लगते नहीं हैं, लगना भी नहीं चाहिए, वो बिजनेस बना रहे हैं। मगर उससे इसी तरह के रिस्क होते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपके लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की, मगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है, वो साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके उसके साथ एक एग्रीमेंट हो। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि जो भी आपने बनाया है वो हमारा है। ये टेक कंपनीज के साथ ही रिस्क काफ़ी है ना? बहुत हाँ, है। जहाँ की एक टेक्नोलॉजी बेसिकली आइडिया हमारा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई और बिल्ड कर रहा है हमारे हाँ। लिए, और उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में एक लंबा एफर्ट और इंटेलेक्चुअल वो में श्रम लग रहा है, परिश्रम लग रहा है। जी। इसमें यही सोचिए कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में नहीं, आपके और आपके कंसल्टेंट्स,
आपके और आपके एम्प्लॉयज़, इन हर जगह पे ये लिखना ज़रूरी है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं वो मेरी है। कानूनी तौर से एक लेवल तक प्रोटेक्शन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया कि एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय जो बनाता है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कंपनी में ही वेस्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में लिखना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, तो मतलब इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है किसी वेंडर के ज़रिए, किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए, तो एक एग्रीमेंट हमें हमेशा रखना चाहिए तैयार, कि जिससे हम उस पर अपना क्लेम बनाए रख सकें। जी, तो इसको बेसिकली आईपी के जो प्रोविजंस होते हैं इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असाइनमेंट प्रोविजंस। ये आपके हर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में डालना ज़रूरी है, आपके हर कंसल्टिंग एग्रीमेंट में डालना ज़रूरी है, आपके हर सर्विस एग्रीमेंट में डालना ज़रूरी है, ताकि जहाँ से भी आपकी जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो पूरी तरह से आप दिखा सकें कि वो आपकी है। जी, ठीक है। तो गलतियों की लिस्ट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट गलती Important गलती है। है जिससे बचना चाहिए। तो अगला है हमारा एग्रीमेंट से रिलेटेड है, हमने एक अलग पूरा एक सेशन ही किया है और उससे जुड़े कुछ और मिस्टेक्स, खासतौर से जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन पर अब ये सवाल होंगे कि दो दोस्तों ने एक कंपनी शुरू की, आपस में ट्रस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की, काम अपना स्टार्ट कर दिया, आइडिया अच्छा है। अगर बाद में विवाद हो जाता है तो फाउंडर्स एग्रीमेंट में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ज़रूर लिखी हुई होनी चाहिए? हमने इस पे अलग से बात की हुई है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा-सा केवल इस तो इसको अगर आप सोचें तो कई बार अब हम पहले इस सिचुएशन में सोचते हैं जिसमें सिर्फ दो दोस्त हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं आई है। मानिए दो लोगों ने अपना बस एक बिजनेस शुरू किया है, उसमें अगर आपने कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखी हो तो हमेशा ये रिस्क रहता है कि बाद में कोई बोल सकता है कि ये हम कब माने थे कि ऐसा होगा, या ये हमने कब डिसाइड किया था, ऐसा तो कभी कुछ डिसीजन था ही नहीं, या इस डिसीजन में हमने ये डिसाइड किया था वो नहीं डिसाइड किया था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्लियरली आर्टिकुलेट किया जाए शुरुआत में ही कि किसका क्या रोल है। आप एक बारी कोई चीज़ अगर लिख देते हैं तो जब आप लिख रहे होते हैं तो उससे आइडियाज़ थोड़े से क्लियर होने लगते हैं लोगों के मन में भी कि मेरा क्या। सो एग्जाम्पल के तौर से अगर आप बोलते हैं कि मानिए दो दोस्त हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं सीईओ बनूंगा, तुम सीटीओ बन जाओ। तो उस टाइप की चीज़ों पे भी कई बारी बाद में जाके चैलेंज आने लगता है कि हमने ये कब बोला था कि हमेशा ये तुम रहोगे, ये मैं रहूँगा। या कंपनी अगर बिकने वाली है तो ये डिसीजन कौन लेगा, या अगर पैसा रेस करना है तो ये डिसीजन कौन लेगा। तो शुरुआत में ही अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हों वो बेटर है। तो जिस तरह का अग्रीमेंट आप बोल रहे हैं फाउंडर्स एग्रीमेंट, बहुत छोटे अगर कोई बिजनेस बस शुरू हो रहा होता है तो उसको आप फाउंडर्स एग्रीमेंट कह सकते हैं कि दो फाउंडर्स के बीच में। मानिए दो अगर बड़े कारोबारों के बीच में होता है तो उसको आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल आइडियाज़ वही हैं कि आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होगी, फंड रेजिंग कैसे होगी, मुझे शेयर बेचने होंगे तो मेरे पे क्या लिमिटेशंस हैं, अगर किसी और इन्वेस्टर को हमको लाना है तो उसका डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, कौन से डिसीजन है जो मेरे मर्जी के बिना नहीं लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और कल अगर हमारी लड़ाई हो गई, हाँ, इवेंट अगर डेडलॉक होता है, हम नहीं मान पा रहे हैं, हमारे बीच में एकदम ही डिसीजन मेकिंग में डेडलॉक आ जाए कि हम नहीं रास्ता ढूंढ पा रहे, तो कंपनी का क्या होगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जॉइंट वेंचर पर हमने अलग से एक लंबी बातचीत की है और उसमें इससे जुड़े सारे पहलुओं पर हमने डिस्कशन किया है, तो आप उससे भी अलग से देख सकते हैं अगर कहीं आपको इसमें और जानकारी चाहिए या आगे कुछ जानने समझने का इंटरेस्ट है। एक अगला सिनेरियो लेते हैं कि एक कंपनी है जिसके दो फाउंडर हैं, अब किसी एक बात पे, किसी एक डिसीजन पे दोनों अड़ गए और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो दो सवाल है मेरा कि ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए, इसके लिए पहले क्या तैयारी कर सकते हैं? दूसरा एक है एनसीएलटी, ये क्या है और ऐसे मामलों में उसका क्या रोल होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन से कैसे बचा जाए। इसका सबसे सरल तरीका होता है कि कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं होता तो मेरी बात चलेगी। अब असलियत में ये कैसे होता है कि मानिए अगर कंपनी है, हर कंपनी का एक बोर्ड होता है जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं। मानिए आपने अगर अपनी कंपनी सेटअप की कि मैं डायरेक्टर, आप डायरेक्टर,
मैं 50% ओनर, आप 50% ओनर, तो डेडलॉक होना बहुत आसान है, क्योंकि दो ही लोग हैं बोर्ड पे, अगर हम नहीं मान पाए एक दूसरे की बात तो डेडलॉक हो जाएगा। सेम सिचुएशन में आप बोलिए 51-49 और मेरे 2 डायरेक्टर, आपका 1 डायरेक्टर, ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक नहीं हो सकता है। दूसरे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिर भी आपको सहमति चाहिए सामने वाले की, एनसीएलटी वगैरह के चैलेंजेस आते हैं, मैं आपको भी समझाऊंगा। बट सबसे सिंपल स्ट्रक्चरल आंसर ये होता है कि शुरुआत से ही क्लैरिटी हो कि अगर हम दोनों के बीच में डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं या अग्रीमेंट नहीं कर पा रहे तो मेरी चलेगी। तो वो एक तरीका है। दूसरा, एक कंपनीज एक्ट का प्रिंसिपल है जो हमको समझना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। एक बात होती है कि कानूनी तौर से आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए मैं 51% ओनर हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 2 डायरेक्टर हैं, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। मगर अगर आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे कुछ इंजरी हो रही है या कंपनी को कोई इंजरी हो रही है, एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं बोलूँगा कि मेरे 51% शेयर होल्डिंग है, मगर अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हम और फंड रेज करेंगे और मुझको डबल दे देंगे ताकि तुम 51 से 25 हो जाओ, तो ये लीगल एक्शन है, क्योंकि मेरे पास हक है, मेरे पास कंपनी का कंट्रोल है। तब भी सामने वाला जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो कोर्ट जा सकता है। एनसीएलटी एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है जो कंपनीज एक्ट के डिसीजन लेता है। एनसीएलटी का रोल होता है ऐसी सिचुएशन में, उसके पास वाइड पावर्स होती है, डिस्क्रेशन होता है टू डिसाइड कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अक्सर एनसीएलटी ऐसी सिचुएशंस में अगर आप जाते हैं, दोनों हो सकते हैं कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ऑप्रेस करे या मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है उस सिचुएशन में, एक आदमी कुछ लीगल एक्शंस ले रहा है जिससे दूसरे वाले को कुछ इंजरी हो रही है। तो उन केसेस में आपके पास एक राइट है कि आप एनसीएलटी जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखिए हमारे बीच में एक अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हम कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, या हमारे बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जो मेरा पार्टनर है वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे मैं इंजर हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ अब मेरे शेयर इसको बिकवा दीजिए या कंपनी को बंद कर दीजिए। तो एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, उनके पास एक वाइड पावर होती है टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, टू डू व्हाट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। ऐसी सिचुएशन में एनसीएलटी बोल सकता है फॉर एग्जांपल कंपनी बंद कर दीजिए, या जो ज़्यादा कॉमन है बोलते हैं भाई अब आप दोनों की नहीं बन रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी कंपनी बेच दे, अपना हक बेच दे, या थर्ड आदमी को अपनी पूरी कंपनी बेच दे। तो जब ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसमें एनसीएलटी इन अ सेंस आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। बेहतर होगा कि हम एनसीएलटी के पास ना जाने ना की जाने। स्थिति में रहें हमेशा। हाँ, क्योंकि एनसीएलटी के पास आप जाएंगे फिर आप एक अनसर्टेन टेरिटरी में हैं कि कोई एक और इंसान है जो आपको कोई एक आउटकम तक पहुंचाएगा। तो उससे बहुत बेहतर है कि या स्ट्रक्चरली या आप अग्रीमेंट से पहले ही लिख लें कि अगर हम दोनों की बात हम नहीं मान पा रहे हैं या नहीं एक साथ काम कर पा रहे हैं तो कंपनी में क्या हो। ठीक है। अभी हमने वेस्टिंग की बात की थी, तो 2 तरह की कंडीशन आ सकती है और 2 तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। एक जिसके गलत व्यवहार के कारण या बिजनेस में इंटरेस्ट न लेने के कारण या नॉन परफॉर्मिंग होने के कारण वो कंपनी छोड़ रहा है या उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, अपनी किसी बीमारी के कारण या तमाम अन्य वजहों से कंपनी छोड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनों के साथ अलग-अलग कैसे कंपनी डिसीजन ले सकती है? तो जो कमर्शियल वर्ल्ड है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं लोगों के साथ या कंपनीज़ में, तो इनको जैसे हम वेस्टिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे कि हमने उसमें एक सिचुएशन कंसिडर की थी कि जिसमें एक फाउंडर बोले कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। छोड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि नॉन परफॉर्मेंस हो सकती है या हो सकती है कि किसी ने कुछ बुरा एक्शन किया हो। तो इसे कहते हैं गुड लीवर बैड लीवर प्रोविजन। ओके। गुड लीवर ये इनिशियली नेगोशिएट किए जाते हैं कि इन कंडीशंस में हम मानेंगे कि आप गुड लीवर हैं। अगर आप गुड लीवर हैं तो आपके जो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, जो हम वेस्टेड अनवेस्टेड की बात कर रहे थे, उनको हम रिस्ट्रिक्टेड या अनवेस्टेड बोल सकते हैं, दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आप अपने अनवेस्टेड शेयर्स छोड़ देंगे और जो वेस्टेड या रिलीज शेयर्स हैं वो रख लेंगे। सो कितना क्या रख सकते हैं वो डिपेंड करेगा ऑन क्या आप
गुड लीवर है या बैड लीवर है। अच्छा। मानिए फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं या कोई पुलिस कंप्लेंट है कि आपने कंपनी में चोरी की, या आपने सेक्सुअल हरासमेंट की, हाँ। बैड लीवर हाँ, सिचुएशंस। हाँ। इन सिचुएशंस में आप अक्सर देखेंगे कि लोग डिसाइड करते हैं कि जो जाने वाला या एग्जिटिंग फाउंडर है उसके पास कोई शेयर्स नहीं बचेंगे। ये डेटरेंट भी होता है। सिर्फ यही कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि डेड इक्विटी हो, बट डेटरेंट अगेंस्ट बैड एक्शंस। इसके अलावा दूसरी सिचुएशंस होती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का ही ब्रीच कर दिया। हमने बोला था हम कंपनी ऐसे चलाएंगे, आपने ये किया, आपको ये नहीं करना था। ये भी एक बैड एक्टर सिचुएशन है, तो इसको बैड लीवर आप मानेंगे कि मैंने आपको निकाला क्योंकि आपने कुछ गलत किया। आपने अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का कोई उल्लंघन किया, या आपने हमारे बीच का जो फाउंडर्स एग्रीमेंट था उसको ब्रेक किया, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। अगेन बैड लीवर। कई बारी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर छोड़ दिया तो आप बैड लीवर है। उस तरह के भी लोग कंडीशन डाल देते हैं कि हम मिनिमम टाइम कमिटमेंट एक दूसरे को दे रहे हैं। हाँ, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट ये एक मिनिमम टाइम कमिटमेंट है मिनिमम कंपनी टाइम के कमिटमेंट प्रति, हो ठीक सकता है। है। इसमें भी फिर एक्सेप्शंस होते हैं कि चलिए कोई पर्सनल डिफिकल्टी हो गई, आपके अगेंस्ट कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो आप जा रहे हैं, तो वो अलग है। तो जनरली बोर्ड ही डिसाइड करता है ना, ये जो मतलब हमारे जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वही डिसाइड करता है। ये हाँ। पावर अक्सर बोर्ड के पास नहीं होती है। अच्छा। ये फाउंडर्स के पास या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होती है। रखना ओके। बेटर है। मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा, हाँ, बट ठीक है। उससे पहले मैं हाँ। आपको एक चीज़ इसमें कंप्लीट कर दूंगा कि जैसे जो गुड लीवर वाली सिचुएशंस होती हैं वो यही होती हैं कि मानिए किसी की कोई तबीयत खराब हो गई या डेथ हो गई, या आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद आप जा रहे हैं, या आप इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर दिए गए एक आपसे केस पूछे बहुत बिना। होता है जो मैंने देखा है कंपनीज़ में, कि मान लीजिए कि लीगेसी वाली कंपनीज़ हैं, अब उसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो उस बिज़नेस को ओन कर सके, मैनेज कर सके। तो जनरली या तो वो बिल्कुल एक कह लीजिए कि साइलेंट उसकी तरह पार्टनर की तरह रहते हैं कि बच्चे छोटे हैं या उनकी वाइफ है, उनको नहीं कुछ आइडिया है, या फिर कई बार वो सेपरेशन भी चाहते हैं। जी, तो वो एक बहुत फंडामेंटल चेंज कुछ बिज़नेसेस के जीवन में आ जाता है। अम, ज़्यादा अगर ये फाउंडिंग रादर वेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर के दौरान हो तो इसका फिर भी कोई रेमेडी है। अगर उसके बाद होता है तो वो तो एक्चुअली उसके शेयर्स हैं, वो उसकी फैमिली के पास चले जाएंगे। मगर ये एक पहले से अंडरस्टैंडिंग रखना कि आपके जो गवर्नेंस राइट्स हैं फॉर एग्जांपल वो उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। जो कारण है कि मैं बोल रहा था कि ये डिसीजन ज़्यादातर शेयर होल्डर्स के पास रहना चाहिए और डायरेक्टर्स के पास नहीं, उसका कारण ये है कि डायरेक्टर्स के पास कानूनी तौर से एक ड्यूटी होती है जिसको फिड्यूशरी ड्यूटी कहते हैं। फिड्यूशरी ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो कंपनी के हित में लेना है। तो कई बार होता क्या है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। एक डायरेक्टर जब एक डायरेक्टर की भूमिका कर रहा होता है तो उसको कंपनी के इंटरेस्ट में एक्ट करना है, जबकि अगर वो शेयर होल्डर की तरफ कर रहा है तो शेयर होल्डर की ऐसी कोई गुड फेथ ऑब्लिगेशन या ड्यूटी नहीं होती दूसरे शेयर होल्डर की तरफ। ही कैन एक्ट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं ताकि हम उसके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, शेयर होल्डर के पास रखते हैं रादर देन बोर्ड। ओके। अब थोड़ा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी मिस्टेक्स के बारे में। तो एक बहुत टेक्निकल सा सवाल है, वो ये है कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अमेरिका में है सेफ नोट्स, लेकिन भारत में इन्वेस्टमेंट लेते समय CCPF, CCPS, CCD या iSafe जैसे स्ट्रक्चर हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग इसको लेकर क्लैरिटी बन सके। कंपनीज एक्ट में जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के जो हिस्सा होता है, ओनरशिप, भागीदारी या जो मालिकाना हक होता है, वो एक शेयर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक तो है। सबसे सिंपल सेंस में आपके पास होता है इक्विटी शेयर। हाँ। इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि कंपनी में हमने 100 रुपये डाले हैं, वो उसका शेयर कैपिटल है, उसका किसने कितना डाला है, एक भाग। अब इसी से जुड़े फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनीज एक्ट रिकग्नाइज करती है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा हक है इक्विटी शेयर से। वो एक्स्ट्रा हक क्या है कि अगर कंपनी में वाइंडिंग अप होती है तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये मेन बेनिफिट है प्रेफरेंस शेयर का। दूसरा,
अगर कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगी। तीसरा इसमें वही होता है कि अगर नहीं हुआ तो वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं ये वो, बट प्रिंसिपल आइडिया है कि आपको किसी तौर से प्रेफरेंस मिल रही है नॉर्मल शेयर होल्डर से। तो प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट होकर इक्विटी बन सके उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं डिबेंचर। डिबेंचर मालिकाना हक नहीं है, वो डेट है। जैसे बॉन्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स होते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने कंपनी को एक उधार दिया पैसा जो कंपनी को आपको वापस देना है। मगर लोन ना होके, लोन मतलब एक बेसिकली नॉन ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है या सिक्योरिटी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप खरीद या बेच सकें। लोन आप खरीद या बेच नहीं सकते, लोन है, लोन असाइन हो सकता है, आप किसी और को दे सकते हैं, बट थोड़ा सा मैकेनिक्स में लीगल या टेक्निकल डिफरेंस आप बोल सकते हैं। तो सीसीडी क्या हुआ? कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक ऐसा डिबेंचर जो इक्विटी बन सके। इन्वेस्टर्स कई बारी ये इंस्ट्रूमेंट्स लेना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको इक्विटी से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्रेफरेंस मिल सकती है। डिबेंचर, जब कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है तो डिबेंचर को पहला पैसा मिलता है, क्योंकि लोन या लेंडर को पहले पैसा मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी बॉटम पे होता है। प्रेफरेंस शेयर में भी प्रेफरेंस ऊपर होता है, इक्विटी नीचे होता है। तो जब कोई इन्वेस्टर पैसा डाल रहा होता है वो कहता है भाई अगर कंपनी में कुछ बुरा हुआ हो तो पहले मुझे पैसे मिलेंगे, अगर कंपनी बिकती है तो पहले मुझे पैसे मिलेंगे, अगर आप कल सस्ते में किसी को और शेयर दे दो तो मुझे एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। तो इन सारे मैकेनिक्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो सीसीडी या सीसीपीएस लेते हैं। तो ये हो गए टेक्निकल कारण कि ये होता है। जो सेफ नोट्स आप कह रहे थे वो यूएस में होता है कि वो कहते हैं आज पैसे ले लो, कल मुझे शेयर दे देना। इंडिया में ये नहीं होता है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट अलाउड है जिसको कन्वर्टेबल नोट कहते हैं, जो बेसिकली अगेन लोन के फॉर्म में है। देखा जाए तो कन्वर्टेबल नोट का मतलब होता है आज मैंने आपको पैसे दिए, ये मैं आपको लोन दे रहा हूँ, कल की डेट को अगर आपने पैसे रेज कर दिए तो उसको फ्यूचर टर्म्स पे आप मुझे इक्विटी में दे देंगे। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आज भी, क्योंकि ये बेसिकली यूएस सिस्टम को देख के आपने इंडिया में कन्वर्ट किया है, बट यहाँ पे मार्केट कंडीशंस जो है उसमें ज़्यादा यही चलता है, ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है। क्योंकि वो अब होता क्या है कि शुरुआती इन्वेस्टर जो होते हैं, दो तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी की लाइफ साइकिल में। अगर हम स्टार्टअप की दुनिया की बात करें, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए फाइनेंस के एवेन्यूज थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाऊं तो नॉर्मल बिजनेस जो होता है उसके पास सबसे पहला एवेन्यू होता है बैंक फाइनेंस या फैमिली नेटवर्क्स के थ्रू पैसा लेते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, जो निजी निवेशक जिसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वो आ जाते हैं। इनको अगर हम कंपेयर करें तो एक स्टार्टअप जो हम आजकल पढ़ते हैं उनकी जीवन में क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर आते हैं एंजल्स जो इजी टर्म्स पे या बहुत ज़्यादा कमर्शियल डिटेल्स के बिना आपको थोड़ा पैसा दे देते हैं ताकि आपका बिजनेस चले। फिर आते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, फिर आते हैं जिसको ग्रोथ कैपिटल कहते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस जर्नी में आपको ध्यान ये देना है कि हर इन्वेस्टर अपनी शर्तें लेके आ रहा है। तो जिस तरह की मैंने आपको कैटेगरी बोली कि कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टर है, ये वो, आपको कैटेगरी पे नहीं जाना है। आपको ध्यान देना है कि वो आपको कौन सी टर्म्स दे रहा है। वो टर्म्स हैं क्या। बोलिए मैं आपको आके बोलता हूँ कि मैं आपका एंजल इन्वेस्टर हूँ, मगर मुझे आप अपनी आधी कंपनी दे दीजिए। तो मैंने बोला तो एंजल का मतलब वो एंजल नहीं है वो तो इन्वेस्टर है। तो उसकी टर्म्स पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती कई बार होती है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है उसके साथ आप क्या टर्म्स एग्री कर रहे हैं। ठीक बात। मेरा अगला सवाल असल में यही था कि जनरली ये होता है कि जब ये आपका टर्म शीट होती है, बहुत सारे फाउंडर पहले उसको साइन कर लेते हैं कि बाकी देखा जाएगा, क्योंकि उस समय उनको एक कह लीजिए कि एक अर्जेंसी भी होती है कि ठीक है पैसा आ रहा है, ये मेरी बेसिक नीड पूरी हो रही है। तो ये चीज़ जो है, क्या ये कई बार बहुत बड़ी गलती भी साबित हो जाती है? हो सकती है। हाँ। इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक मार्केट है, ये एक पैसे का मार्केट है। इसमें इन्वेस्टर्स हैं एक तरफ पे, दूसरी तरफ कंपनी है। तो हर मार्केट के अपने टर्म्स होते हैं। इस मार्केट के भी कुछ अपने टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप कंप्लीटली नॉन स्टैंडर्ड चीज़ करने जाएंगे तो शायद आपको जो इन्वेस्टर है जो आपके नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स पे पैसा देगा वो कम हो जाता है, क्योंकि अगेन
नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स पे जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट है, वो कम हो जाएंगे। ओके। तो एज अ फाउंडर आपको बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी है कि देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होती हैं या अक्सर दी जाती हैं, वर्सेस ये 4 चीज़ें मैं इस सिचुएशन में नहीं दे पाऊँगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मानिए कोई इन्वेस्टर है, वो बोल रहा है आज मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको मैं ही पैसा दे रहा हूँ, तो अब हमेशा के लिए मेरे पास एक डायरेक्टर रहेगा, या 4 साल में मैं आपकी कंपनी बिकवा सकता हूँ और ये हक सिर्फ मेरे पास होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नहीं देखिए, ये जो डिसीजन है ये हम या तो मिल के लेंगे या ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होगा, आज आप बड़े हैं कल शायद कोई और हो। तो अगर ये टर्म शीट स्टेज पे आप ना करें बात, तो बाद में आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल बन सकती और है। सबसे अच्छा होगा इस केस में हम अपने लीगल एडवाइजर से ज़रूर एक बार जी, बात करें और अपने जो बाकी लोग हैं, हाँ, पार्टनर्स हैं, उनके बाकी साथ पार्टनर बात से हो। बात हाँ। करें। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपको अब डिमांड कितनी मिल रही है। मानिए आपके पास 4 इन्वेस्टर्स हैं, तो आप थोड़ा पिकी चूज़ी हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मानिए कोई एक ही आया है, हाँ, तो फिर आपका थोड़ा पल्ला हल्का हो जाता है, सामने वाले का भारी हो जाता है। हाँ। लेकिन वही है कि वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी कहाँ है, हमारे हित हाँ, सुरक्षित हैं या नहीं, इस हाँ, पर फोकस करना एक बार बहुत ज़रूरी है। हाँ, सिर्फ़ ये देखने बजाय सिर्फ़ ये देखना कि पैसा आ रहा है अभी। ज़रूर। सो पैसा आ रहा है, हुँ। या कम से कम ये समझना ज़रूरी है कि ये पैसा इन टर्म्स पे आ रहा है और उसके लिए मेरे हाँ, लिए ये रिस्क है। क्या टर्म्स ये मैं कंडीशन है? रिस्क ले रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। एक टर्म है ईएसओपी पूल। तो जब इन्वेस्टर कहता है कि पहले 10% ईएसओपी पूल बना लीजिए, तो क्या इससे फाउंडर का जो हिस्सेदारी है वो क्या कम हो रही होती है? और ऑप्शन पूल शफल क्या होता है? ये सो 2 चीज़ें थी। होता क्या है कि अर्ली स्टेज कंपनी को जब इन्वेस्टर्स को रादर एम्प्लॉइज़ को अट्रैक्ट करना होता है, तो पैसा ही काफ़ी नहीं होता है। हुँ, हुँ। क्योंकि मानिए कोई गूगल या कोई बड़ी कंपनी छोड़ के आपके पास आ रहा है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हुँ, तो कोई क्यों आएगा? हुँ। तो जो मिड लेवल लीडरशिप या सीनियर लीडरशिप होती है, उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए आप ईसॉप पूल्स देते हैं। ओके। अब अगर मानिए इन्वेस्टर ने पहले आपको पैसे दे दिए हुँ, हुँ। और फिर बाद में पूल बनता है, तो वो डाइल्यूट होता है। तो जब इन्वेस्टर पैसा दे रहा होता है, तो वो आपके साथ डिसाइड करते हैं कि उनको कितना कंपनी का भागीदारी मिलेगी। ओके। तो वो जब डिसीजन ले रहे होते हैं, उसमें वो पहले उनकी प्रेफ़रेंस होगी कि आप ऑलरेडी 10% जोड़ दीजिए, क्योंकि फिर उनका हिस्सा जो है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है। हुँ, अगर यही बात बाद में होगी, तो उनके हक से भी कुछ एक पोर्शन है जो इनकी तरफ जाएगा, क्योंकि हुँ, डाइल्यूशन होगा। हुँ, हुँ। तो इसलिए इन्वेस्टर्स अक्सर बोलते हैं कि देखिए एक आप पूल पहले से बना लीजिए मेरे आने से पहले। अब इसमें होता क्या है कि फाउंडर की पर्सपेक्टिव से आपको भी एक ईसॉप पूल चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को एक्चुअली अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ईसॉप्स रखना ज़रूरी है। कई बारी सवाल ये होता है कि देखिए डाइल्यूट तो मैं हो रहा हूँ, क्योंकि आपको तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। हुँ, तो कल की डेट को अगर कोई ईसॉप पूल में शेयर बचे हैं और हम हुँ, कंपनी बेचने जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा किसको होना चाहिए? हुँ, हुँ। नॉर्मल कोर्स में एक्चुअली सबको होता है, तो इसको भी कई बार नेगोशिएट किया जाता है कि इसका बेनिफिट फाउंडर्स को हो, क्योंकि हम डाइल्यूट हुए थे, आप नहीं हुए थे। जो आप ईसॉप रीसेट या शफल की बात कर रहे हैं, वो भी एक लिंक्ड बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय अर्ली स्टेज पे आया, ईयर 1 में आपका सीटीओ या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर उस टाइप की कोई पोजीशन पे आया, उसको आपने बोला कि चलो 5% ईसॉप आपके। 1 या 2 साल के बाद वो कंपनी छोड़ के चले जाता है, कुछ ईसॉप उसके पास रह गए। उसके बाद उसने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया, मगर उसके पास एक बहुत बड़ा पूल ईसॉप्स का पड़ा है। तो ईसॉप के टर्म्स में आपको कंडीशंस डालनी ज़रूरी हैं कि मानिए अगर आपके पास इस तरह के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके शेयर्स आप क्या वापस खरीद सकते हैं? क्या उनके पास कोई पीरियड है जिसके अंदर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, या वो ओपन एंडेड है? हुँ, उस तरह की प्रोटेक्शंस बिल्ड इन करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वही वाला चैलेंज होता है कि कोई एम्प्लॉई होता है, वो होल्ड करता रहता है, और कई बारी अब आप वही सोचिए कि 10% था, 10% में से आपने किसी को बाँट दिया है, और अगर आप बनाएँगे तो सब डाइल्यूट होंगे। तो आप चाहते हैं कि वही वाली जो ओरिजिनल एलोकेशन है वो जितना मैक्सिमाइज़ हो सके, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? तो ओके, वो एक सवाल कई बार होता है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट से ही जुड़ा एक और सवाल है कि मान लीजिए कि हमें बाहर से कहीं फंडिंग मिल रही है, तो फेमा के कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है? और क्या
निवेशक को गारंटीड रिटर्न या फिक्स्ड एग्जिट देने का वादा करना चाहिए? तो ये एक जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस हाँ, कर रहे थे जब हम हाँ, ग्लोबल एक्सपेंशन की बात हाँ, कर रहे थे कि जब इंडिया में अर्ली स्टेज, खासकर अर्ली स्टेज पे, क्योंकि जब तक बड़े होते तो लोगों को समझ आने लगती है, फिर उतने चैलेंजेस नहीं होते हैं, बट जो पहले दूसरी इन्वेस्टमेंट लोग लेते हैं उसमें कई बारी कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक अक्सर गलती जो होती है वो है कि फेमा के साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक बेसिकली अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो एक कानून है जिसमें इंडिया से अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग करता है तो वो रेगुलेट होती है कि इंडिया से पैसा बाहर जाना या बाहर से पैसा इंडिया में आना। इसमें कुछ रूल्स हैं कि अगर आप किसी को शेयर्स इशू कर रहे हैं तो किस कंडीशंस में कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे अप्रूवल चाहिए, किस प्राइसिंग पे कर सकते हैं। तो कई बार होता क्या है कि लोग वो कंडीशंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, खासकर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये बाद में एक चैलेंज बन जाता है क्योंकि नॉन कंप्लायंस देखी जाती है। जब आपको कोई फ्यूचर इन्वेस्टर पैसा देना चाहे तो कई बार दे भी नहीं सकते, क्योंकि पहले की आपकी अगर फाइलिंग नहीं हुई तो अगली फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो वो एक इशू है जिसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप बाहर से पैसे ले रहे हैं तो आपको फेमा रूल्स, खासकर जो फेमा के रूल्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उनको फॉलो करना है। ओके, ठीक है। एक और सवाल था, शायद हम लोग थोड़ा सा एड्रेस कर चुके हैं उसे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, इनमें क्या फ़र्क है? इस पे पर्सनल पर आई थिंक मैं आपका एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा हाँ, मिस कर दिया, उसको मैं हाँ, वापस चला जाता जी, हूँ, जो आपने गारंटीड रिटर्न्स की जी, बात की। हाँ, पहले उसको बात तो कर लेते हैं। जो गारंटीड रिटर्न्स की आप बात कर रहे हैं, फॉरेन फेमा रेगुलेशंस के अंदर फॉरेनर के पास गारंटीड रिटर्न्स नहीं हो सकते हैं। अब ये आता कहाँ पर है कि जो अग्रीमेंट है उसमें कोई आपको पैसा दे रहा है और बोल रहा है 10 साल के बाद अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कम से कम 12% इंटरेस्ट या 10% IRR मिलेगा। इस तरह की टर्म जो है उस पे फेमा कहता है कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हम ये ज़रूर बोल देंगे कि आप एग्जिट दे सकते हैं, बट टू से कि आप कोई डिफाइंड रिटर्न मिलेगी आपके पैसे पे, उसको उनके नज़रिए में ये डेट है, इक्विटी नहीं है। तो उसको वो थोड़ा उस पर मनाही है। तो ये एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है कि गारंटीड रिटर्न्स इस तरह से नहीं है। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं, जो थोड़ा इस पर केस लॉ इवॉल्व हुआ है, कि हम आपको एग्जिट दिलाएंगे। तो एग्जिट दिलाने के लिए हम आपको IPO करेंगे, बाय बैक करेंगे, वो सब हम लिख सकते हैं। बट ये हम नहीं बोल सकते कि इस पैसे को मैं आपको 4 रुपये पे इतना % इंटरेस्ट दूंगा। वो एक चैलेंज आता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ये होता है कि मैं आपको ये एग्जिट दिलाऊंगा या मैं कमिटमेंट लूँगा इस पर कि आपको एक एग्जिट मिले। ओके, तो वो है ये। अगला सवाल आपका था प्रेफरेंस पे। जी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। तो जब कोई इन्वेस्टर आपको पैसा देता है तो जो अग्रीमेंट होता है उसमें एक फ्रेमवर्क होता है जिसको कहते हैं लिक्विडेशन प्रेफरेंस। लिक्विडेशन प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर कल की डेट को कंपनी बिकती है या बंद हो जाती है या कुछ और डिफाइंड एग्जिट इवेंट्स हैं, अगर वो हो जाते हैं, तो जो पैसा आएगा, मानिए कंपनी के सारे एसेट्स हमने बेच दिए, कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी बिक गई, कंपनी का मर्जर होता है, तो वो जो पैसा आएगा वो कैसे बटेगा? तो इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो टिपिकल कमर्शियल टर्म होती है वो होती है 1x नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, विच मीन्स जो पैसा आएगा वो पहले इन्वेस्टर को जाएगा। इन्वेस्टर को मिलेगा या तो 1x जितना पैसा उन्होंने डाला था, या उनका जो हक बनता है शेयर होल्डिंग में जो भी ज़्यादा हो। ज़्यादातर ये कंडीशन मानी जाती है, बट हमेशा ये कंडीशन नहीं होती। कई बार इन्वेस्टर कहेंगे कि मुझे 2x मिलेगा, या बोलेंगे कि मुझे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस मिलेगा, विच मीन्स कि पहले मैं ले लूँगा फिर मुझे नीचे वाला भी हक मिलेगा, फिर से हम अपने पाई के हिसाब से बांटेंगे। अच्छा, तो ये होता है पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस की ये वाटरफॉल कैसे चलेगी। ओके। तो इस कंडीशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम इन्वेस्टर को कितना ये इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन है बेसिकली, कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए तो उसको 100 रुपये मिल जाएंगे। मगर अगर आप बोलें कि आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस लें तो उसको शायद 100 से ज़्यादा मिले, तो अक्सर उस तरह की बातें नहीं लिखी जाती हैं। लिखा जाता है कि आपको हम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अगर आपको कोई अपसाइड मिलता है तो ठीक है, बट डबल डिपिंग नहीं, या आप सबके ऊपर नहीं, सारे इन्वेस्टर साथ में हो, इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक, ठीक, ठीक। एक और है, थोड़ा ये भी टेक्निकल ही है, मैं इसको इससे पढ़ पहले मैं देता हूँ। एक और हाँ, बात आपको बताइए, इसमें बता बताइए। देता हूँ कि हाँ,
इसमें डिफाइन करना ये ज़रूरी होता है कि लिक्विडिटी इवेंट है क्या। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एज अ फाउंडर अपने कुछ शेयर बेचे, क्योंकि मुझे भी पैसे की बीच बीच में ज़रूरत होगी, तो इस पर आपका ये नहीं ट्रिगर होगा। आपका ये तभी ट्रिगर होगा अगर ये बड़े इवेंट्स हो, तो वो एक और चीज़ है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगला सवाल मेरा था कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन घट जाती है और डाउन राउंड करना पड़े तो एंटी डिल्यूशन की कौन सी शर्त फाउंडर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? तो एंटी डाइल्यूशन का जो एक बेसिक आइडिया है वो ये है कि कोई इन्वेस्टर आया आपके पास, उसने आपको 100 रुपये के शेयर्स दिए 10 रुपये पे, और आपने उसको दिए। अब कल की डेट को एक और कोई इन्वेस्टर आता है, आप उसको 1 रुपये पे देते हैं, तो इसका तो नुकसान हो गया, क्योंकि ये तो कहेगा भाई मैंने को तो तुमने 10 रुपये में दिए थे, अगले आदमी को 1 में दे दिए, तो मेरी भरपाई करो। तो उसके लिए फिर कुछ फॉर्मूला लगाए जाते हैं। ट्रेडिशनली इसका सबसे एक्सट्रीम वर्जन होता है फुल रैचेट, कि उसका जितना पैसा था वो मेरे पैसे से डिवाइड करो, मुझे उतने शेयर दे दो, तो उससे डाइल्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खासकर मानिए अगर एक ईयर 1 में हुआ और अगला ईयर 5 में हुआ हो, तो अगर फुल रैचेट टाइप का लगेगा, इट मीन्स कि जो फ्यूचर का डाउन राउंड का प्राइस है वो पूरा का पूरा हर राउंड पे अप्लाई करेगा, तो फाउंडर की जो डाइल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंडिया में ये ज़्यादातर आपको नहीं दिखता, इसलिए भी क्योंकि इसको करने में कुछ कंपनीज एक्ट में भी बाधा हैं, कुछ टैक्स की भी चैलेंजेस हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं उसे कहते हैं ब्रॉड बेस्ड वेटेड एवरेज एंटी डाइल्यूशन। वो बेसिकली वेटेड एवरेज निकाली जाती है एक फार्मूला के तौर से, और उसके हिसाब से आप एक कमिटमेंट लेते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसका जो शेयर प्राइस है वो आप एडजस्ट करेंगे। वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? उसको और शेयर्स दे के, या अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करके, या उसके शेयर्स का कन्वर्जन रेशो चेंज करके, ताकि अल्टीमेटली इफेक्टिव प्राइस उसका और इसका सेम हो जाए। ये बेसिक आइडिया है। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो फाउंडर है वो अपनी कंपनी का सीईओ तो रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स की पावर ज़्यादा हो जाए डिसीजन मेकिंग में? और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए पहले से क्या तैयारी रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये अक्सर होता है, जी। क्योंकि खासकर अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल हो और उसको उसका बिजनेस ऐसा हो जिसमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत हो, तो जब तक आपका एक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 होता है, तब तक आपका काफ़ी हद तक डाइल्यूशन हो जाता है। अक्सर राउंड 3 या राउंड 4, जिसको सीरीज सी, सीरीज डी, ए बी सी डी इस तरह से कई बार लोग काउंट करते हैं, तब तक जो फाउंडर्स हैं उनका 50 से नीचे आ ही जाता है। तो उस टाइम एक प्रोटेक्शन तो फाउंडर के पास नेचुरल होती है कि कंपनी अगर फाउंडर नहीं चलाएगा तो चलेगी कैसे। तो वो एक नेचुरल स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन है जो एक फाउंडर को ध्यान में रखनी होती है, कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स हमेशा चाहेंगे कि अगर कोई फाउंडर की शेयर होल्डिंग कम हो गई तो लेवरेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती, नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली किसी को कंफर्ट या ट्रस्ट नहीं होगा कि कोई और उतने अच्छे से कंपनी चला ले जितने अच्छे से आप चला रहे हैं। अगर हम मान लें कि ये स्ट्रक्चरल रीज़न ना भी हो, तो आपको कुछ-कुछ अपने लिए फिर राइट्स बिल्ड इन करने होते हैं उस स्टेज पे, कि कुछ ये डिसीजन है जो मेरे बिना नहीं ले सकते हैं, या मैं हमेशा डायरेक्टर रहूँगा। कुछ आपको कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शंस अपने लिए बिल्ड इन करनी है। अल्टीमेटली ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट ही है कि आपको कितना पावर गिव अप कर देनी है क्योंकि कंपनी आपकी बड़ी हो गई, कितनी आपको अपने लिए कुछ प्रोटेक्शंस रखनी है गोइंग फॉरवर्ड। तो वो एक आपको बैलेंस ट्राई करना होता है। ठीक है। 2 और टर्म है, ड्रैग अलोंग एंड रिडेम्पशन राइट्स। तो अगर इन्वेस्टर कंपनी को बेचना चाहे लेकिन फाउंडर तैयार ना हो, तो ऐसी स्थितियों में इन दोनों टर्म्स का क्या इस्तेमाल है? तो इसका एक लीगल आंसर है और एक प्रैक्टिकल आंसर है, तो हम दोनों बात करते हैं। तो ठीक जब है। जो कोई इन्वेस्टर है जो आपको पैसे दे रहा होता है, खासकर अगेन ये वही टेक्नोलॉजी फाउंडर्स, ये उस दुनिया के लिए रेलेवेंट है, या उस दुनिया के लिए जब आप कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ले लेते हैं, क्योंकि उनके टर्म्स कुछ हद तक सिमिलर होते हैं एग्जिट की जब हम बात करें। क्योंकि जब कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको पैसा देता है तो उसका प्रिंसिपल आइडिया ये होता है कि किसी पॉइंट पे जाके मैं कंपनी मुझे एग्जिट चाहिए, क्योंकि मैं अपना जो मेरी भागीदारी वो मैं बेच के पैसे बना के निकल जाऊँगा। सवाल ये आता है कि कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर कोई मानिए निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसको उसका मार्केट नहीं होता। स्टॉक मार्केट पे जो इन्वेस्टर होता है वो अपना शेयर बेच के निकल सकता है, मगर प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई मार्केट नहीं होता बना बनाया। तो इन्वेस्टर्स जब इस तरह की डील्स करते हैं तो उसमें वो कई चीज़ें लिखते हैं कि मेरे पास, मैं आपके साथ 7 साल तक जुड़ा रहूँगा, 7 साल के अंत पे या 5 साल के अंत पे जो भी एग्जिट पीरियड है मैं जाना चाहूँगा,
तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि मुझे आप एक एग्जिट दिलाएंगे। वो आप आईपीओ करके दिलाएंगे, या आप बायबैक करके दिलाएं, या आप कंपनी बेचें या एसेट्स बेचें, उसके लिए प्रोविजंस होते हैं कि और ये भी डिसाइड होता है कि किसका हक है, कि आपको ऑब्लिगेशन है या आप एफर्ट लगाएंगे, बेस्ट एफर्ट्स या एंडेवर। तो हार्ड ऑब्लिगेशन या सॉफ्ट ऑब्लिगेशन, चाहे जो भी हो, अक्सर अगर खासकर फाउंडर फ्रेंडली ड्राफ्ट हो तो इन्वेस्टर अल्टीमेटली बोलेगा कि देखिए हम कोशिश ये सब करेंगे, मगर अगर ये सब ना हो पाया तो मेरे पास हक है कि मैं अपना जो मेरा भागीदारी है, मेरा शेयर है, वो मैं बेच दूंगा। साथ ही साथ मेरे पास हक है कि मैं आपकी भी शेयर्स बिकवा दूं, ताकि जो खरीदने वाला है वो पूरी कंपनी खरीदे। इस हक को ड्रैग अलोंग राइट कहते हैं। अगर किसी सिचुएशन में फाउंडर के पास स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो मना कर सकता है कि मैं आपको ऐसा हक नहीं दूंगा कि आपके एग्जिट दिलाने के लिए मेरी कंपनी आप बेच दें। बट अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, खासकर इस दुनिया में जो हम बात कर रहे थे कि जो कमर्शियल टर्म्स होती हैं जो अक्सर देखी जाती हैं, ड्रैग अलोंग राइट उन अक्सर देखी जाने वाली टर्म्स में से है। तो ये तो लीगल फ्रेमवर्क है कि जो कमर्शियली नेगोशिएटेड टर्म है। ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हाँ, हम देखें, प्रैक्टिकल पार्ट आपने तो कहा। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसमें होता क्या है कि कोई आदमी ने कोई राइट ले लिया कि मैं आपकी कंपनी बेच सकता हूँ, बट क्या आपकी मर्जी के बिना वो आपके शेयर्स बेच सकता है? डे वन पे शायद नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने शेयर्स बेचने के लिए कोई शेयर ट्रांसफर फॉर्म साइन करना, साइन ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? तो होता क्या है कि ये जब सिचुएशंस आ जाती हैं तो अक्सर ये ट्रांसलेट एक डिस्प्यूट या कंटेंशियस सिचुएशन में भी बन जाती हैं। तो एक फाउंडर के पास कुछ एबिलिटी होती है इस डिसीजन को डिले करने की या थोड़ा ड्रैग करने की, बट अल्टीमेटली अगर आपने किसी के साथ ऐसा कोई हक किसी को दे दिया है तो वो उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू या कोर्ट प्रोसेस के थ्रू अंजाम दे सकता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि सिंपली हिंदुस्तान है, मैंने लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, उस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। एट बेस्ट आप थोड़ा डिले कर पाएंगे कुछ इधर उधर की बातें करके या पेपर ना साइन करके, मगर अल्टीमेटली अगर आपने किसी को कोई हक दिया है तो उसको वो इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है। अगर कोई टर्म जो है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में लिखी हुई है, लेकिन ये बात कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, तो क्या ये शर्त लागू होगी? इस पे एक ज़माने पे बहुत डिबेट होती थी। थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स हाँ, को बिल्कुल थोड़ा एक क्लैरिटी आइडिया हो लग जाए जाए। कि हाँ, किस उसमें ये चीज़ें हैं क्या? ये सीन आएगा कब? हाँ, तो हर जब एक कंपनी बनती है तो कंपनी के दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो एमओए होता है, मेमोरेंडम जिसको कहते हैं, उसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या करेगी और कंपनी का कैपिटल क्या होगा बेसिकली। तो वो डिफाइन करता है कि कंपनी किन 4 कॉर्नर्स में ऑपरेट करेगी, ये है क्या, उसका नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है कंपनी के इंटरनल गवर्नेंस रेगुलेशंस, कि कंपनी के बोर्ड कैसे चलेगा, कंपनी फंड रेज कैसे करेगी, कंपनी की वाइंडिंग अप कैसे हो सकती है, कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होते हैं। तो जो भी इंटरनल रेगुलेशन है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन अ वे, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे सारे शेयर होल्डर्स बाउंड होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के शेयर्स उनके पास होते हैं, तो वो उन सब पे लगता है। तो कई बार एक डिबेट आती थी इंडियन लॉ में कि अगर आपने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है मगर वही टर्म्स आर्टिकल्स में नहीं है, तो क्या वो आर्टिकल्स प्रिवेल करेंगे या शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। इसमें एक लाइन, ये खासकर ट्रांसफ़र के कॉन्टेक्स्ट में जो लीगल केसेस आए थे, इसमें वो ट्रांसफ़र के केसेस में आए थे कि मानिए कोई पब्लिक कंपनी है और उसमें कोई शेयर ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप और मैं उसके शेयर होल्डर से हमने बोल दिया कि नहीं, शेयर मेरे से पूछे बिना आप नहीं बेच सकते, तो कौन सा प्रिवेल करेगा। आर्टिकल्स में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, शेयर होल्डर्स ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट किया, तो उस पर कई डिबेट होती थी कि ये वैलिड नहीं है, आर्टिकल्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, वो है। आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि अगर आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट है तो वो जायज़ है, और कंपनी उसका पार्टी होगा नहीं तो इन इटसेल्फ कोई चैलेंज है नहीं। मगर अगर कंपनी, नॉर्मली क्या होता है कि जो इस तरह का एग्रीमेंट होता है उसमें कंपनी को भी पार्टी बनाया जाता है, तो वो बाइंडिंग है।
दूसरी बात इसमें अब यह है कि प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी आपके और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में है, जहाँ तक कि वो कंपनी की गवर्नेंस या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो आर्टिकल्स में डाल दिया जाता है ताकि एक एक्स्ट्रा रेमेडी मिले इन्वेस्टर को, जो है कंपनीज एक्ट के अंदर आर्टिकल्स को फॉलो करने या ना करने की। उससे एक कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, वरना एक्चुअली तो लॉ डेवलप करता रहता है तो किसी ना किसी को कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिलेगा अगर इधर से उधर हो। बट अगर मैं हेडलाइन आंसर दूं तो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में अगर कोई चीज़ है तो वो इन्फोर्सेबल है। अगर वो आर्टिकल्स में नहीं है उससे इन एंड ऑफ इट सेल्फ चैलेंज नहीं होगा। ये ज़रूर फ़र्क होगा कि आर्टिकल्स के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। तो ये अगर मैं ओवरऑल फ्रेमवर्क बोलूँ तो ये है। ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में अगर जो नॉर्मल ड्राफ्टिंग होती है उसमें लिखा होता है कि जो भी यहाँ लिखा है वो आपको आर्टिकल्स में डालना है, या अगर आर्टिकल्स और इसके बीच में कोई डिफरेंस है तो ये वाली टर्म्स हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये दोनों अग्रीमेंट्स को इंटरप्ले होता है। तो नॉर्मली आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि अगर आपने एक अग्रीमेंट किया तो उसको दूसरे में भी आपको रेप्लिकेट करना बेटर है। इसमें भी एक चीज़ ज़रूरी है एक्चुअली कि जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिक होते हैं। तो अगर आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इधर कि हमारे बीच की क्या कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है, 5 साल में जाएंगे, 6 साल में जाएंगे, मैं आपको एक थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकता, कोई कंपेटिटर्स हैं, तो जो भी कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल्स में नहीं आनी चाहिए। बट बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में है वो आर्टिकल्स में भी। ओके, ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल था कि अगर एक चेकलिस्ट बनानी है तो जो लोग हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, अगले दिन अपने लीगल एडवाइज़र से पहली वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसको उन्हें डिस्कस कर लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि हाँ, ये ठीक हैं, दुरुस्त हैं या नहीं? तो एक सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, थोड़ा मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से इसका जी। आंसर दूँगा। एक है कि एक इंडिया में खासकर अर्ली स्टेज पे एक टेंडेंसी होती है फॉर इनफॉर्मेलिटी, कि पहले हम बिज़नेस शुरू करते हैं फिर कागज़ हम देख लेंगे। वो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप वो कागज़ देखने जाएँगे तब तक वो प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो आपको शुरुआत से ही थोड़ा एक केयर लेनी होगी कि इस तरह की चीज़ों का हम ध्यान रखें। दूसरा, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं शुरुआत से या किसी भी स्टेज पे, तो उसकी एक क्लैरिटी से रीजनिंग आप करें कि ये मेरी रीजनिंग है और इस रीजनिंग की बेसिस पे मैं चल रहा हूँ। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो रीजनिंग रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। इससे एक बेनिफिट होता है कि थॉट्स क्लियरली आर्टिकुलेट होती हैं और वही थॉट्स फिर अग्रीमेंट्स बन जाते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है जिसके साथ चलना ज़रूरी है। ठीक है। लास्टली, किसी इन्वेस्टर के साथ भी आपको यही तरह का बर्ताव करना है कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो क्लियरली आर्टिकुलेट हो और रिटन डाउन हो। इनफॉर्मेलिटी का स्कोप कम रखें और जहाँ तक पॉसिबल हो आप इस तरह की ऑब्लिगेशन ना लें जो आप फुलफिल ना कर सकें। ये सोच के ना चलें कि कल देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यही मेन है, कोर यही है जिसके आधार पे हम उन गलतियों से बच सकते हैं जिनकी बाद में हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि आज का ये काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा, क्योंकि ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देता है कि किसी भी बिज़नेस को करते समय उन चीज़ों पर पे हम अक्सर जो है ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो बाद में हमारे लिए मुश्किल बढ़ा सकती हैं। तो आप आए, आपने ये जानकारी शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू।